You are welcomed in Ra Legal Live video classes. Now we are going to discuss section 41 of the CRPC, that is when police may arrest without warrant, कि कब पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है. Before interpreting this section, I am going to discuss the two definitions as mentioned in section 2 of the CRPC. और वो पहली डेफिनेशन है अबाउट कोग्निजेबल ऑफेंस एंड द सेकंड इज नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस. हम इस सेक्शन को पढ़ने से पहले कोग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस नाम की दो टर्म्स आपको समझाएंगे. इसलिए हमने लिख दिया रीड विद सेक्शन 2C जहां कोग्निजेबल ऑफेंस डिफाइंड है और 2L जहां नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस डिफाइंड है. कोग्निजेबल ऑफेंस मींस, देखिए डेफिनेशंस क्या लिखी है. कोग्निजेबल ऑफेंस मीन एन ऑफेंस फॉर विच एंड कोग्निजेबल केस. ऑफेंस का मीनिंग क्या है? वन ऑफेंस. एंड केस मीन्स वेयर देयर आर मोर देन वन ऑफेंसेस, तो वहां केस होता है. Cognizable case means a case in which a police may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time in force, arrest without warrant. कि अगर सीआरपीसी की बात करें तो जहां शेड्यूल में मेंशन है कि ये ऑफेंस कोग्निजेबल है या नॉन कोग्निजेबल है, उस हिसाब से अगर कोई दूसरा कोई अदर लॉ है तो वहां उसके हिसाब से अगर वो ऑफेंस कोग्निजेबल या नॉन कोग्निजेबल है, ये ध्यान में रखते हुए अगर पुलिस किसी ऑफेंस में विदाउट वारंट अरेस्ट करती है तो दैट इज कोग्निजेबल ऑफेंस. 2L नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस मीन्स वेयर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एज मेंशन्ड इन द 2L ऑफ द CRPC, that is means an offense for which, and non cognizable case means a case in which a police officer has no authority to arrest without warrant. कि जहां पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता, बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता, दैट इज नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस. और जहां बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है दैट इज कोग्निजेबल ऑफेंस. If I am to talk about cognizable offense in the case कि जहां 1, 2, 3 and 4 offenses are there and 3 offenses are non-cognizable and the 4th offense is cognizable. देखिए 3 offenses जहां non-cognizable हैं और चौथा जो offense है वो cognizable है. In that case, what shall be the nature? It shall be a cognizable case. अगर एक से ज्यादा ऑफेंसेस हैं और उनमें से एक भी ऑफेंस अगर कोग्निजेबल है तो पूरा केस कोग्निजेबल केस होगा. जैसा इस केस में हुआ, 3 ऑफेंसेस नॉन कोग्निजेबल हैं जबकि एक ही ऑफेंस कोग्निजेबल है, तो इन दैट केस द होल केस वुड बी अ कोग्निजेबल केस जहां पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है. लेकिन यहां नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस में या केस में जहां पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती, दैट इज नॉन कोग्निजेबल. खैर, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन 41 ऑफ द CRPC, दैट इज हैविंग 2 सबसेक्शन. द वेरी फर्स्ट सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 41 is where police may arrest without warrant. Subsection 1, any police officer may, without an order from a magistrate and without a warrant, arrest any person. कि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी वारंट के बिना या मैजिस्ट्रेट से किसी ऑर्डर के बिना किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है. यहां जो वर्ड यूज है दैट इज मे अरेस्ट, नॉट शैल अरेस्ट. मे अरेस्ट मीन्स पुलिस ऑफिसर इज हैविंग डिस्क्रेशन. सेक्शन 41 कंपल्सन नहीं है पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर, बल्कि
एक डिस्क्रेशन है, उनकी मर्जी है, वो मर्जी इन द सेंस दिस डिस्क्रेशन शुड बी एक्सरसाइज इन अ लीगल मैनर, कि ये जो मे वर्ड जो है ये लीगल मैनर में आप डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करें, कि ऐसा कर भी सकते हैं और चाहे, मीनिंग देयर बाय कंपल्सन नहीं है। मे अरेस्ट ए हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कॉग्निजेबल ऑफेंस कारित करता है, कमिट करता है, तो क्लॉज ए सेज कि ही मे बी अरेस्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर। नाउ सेकंड इज अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made, कि कोई व्यक्ति जिसके लिए किसी दूसरे व्यक्ति ने कोई कंप्लेंट की हुई है, या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड, या कोई इंफॉर्मेशन किसी पुलिस ऑफिसर को मिली है, और a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense। तीनों में से कोई एक चीज है, किस केस में कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस किसी ने कारित किया है, पुनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में बी लेस देन 7 years और विच में एक्सटेंड टू 7 years। देखिए क्लॉज बी कहता है कि पुलिस ऑफिसर इस केस में किसी को अरेस्ट कर सकता है कि जहां 7 years तक की इम्प्रिजनमेंट का कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किसी भी आदमी ने कमिट कर दिया है तो वहां अरेस्ट किया जा सकता है। इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, किसी भी व्यक्ति ने 7 वर्ष तक की कारावास का कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर दिया है, इस बात के लिए 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि रीजनेबल कंप्लेंट मिली है, या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन कोई रिसीव हुई है, या कोई सस्पिशन है, कोई संदेह है कि उसने ऐसा किया है, तो उस केस में उसको अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट। लेकिन कुछ कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, और वो कंडीशंस क्या है? द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव, और ये रीजन टू बिलीव का मीनिंग क्या है? दैट इज डिफाइंड इन आईपीसी। तो रीजन टू बिलीव का मीनिंग क्या होगा, ये इसके लिए आप आईपीसी देखिए कि वहां रीजन टू बिलीव की डेफिनेशन क्या है। On the basis of such complaint, information or suspicion that such person has committed the said offense, उनको अगर लगता है, विश्वास करने का कोई कारण है, रीजन टू बिलीव है कि उसने ऐसा किया है, उस केस में अरेस्ट किया जा सकता है। सेकंड इज द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी, वो सेटिस्फाई है कि ऐसी अरेस्ट जरूरी है, किन काम के लिए? टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, कि किसी अपराधी को कि आगे इस तरह का कोई अपराधी ना करे, उस चीज से बचने के लिए, कि अपराधी को और अन्य अपराध करने से बचाया जा सके। सेकंड इज फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस, किसी भी अपराध के लिए सही इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है। थर्ड इज टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपियर और टेम्परिंग। Two things are there. One is disappear and the second is tampering. Disappear in the sense of खुर्द बुर्द, कि जहां आप किसी एविडेंस को एलिमिनेट ना कर दें, खत्म ना कर दें। एंड टेम्परिंग मीनिंग, टेम्परिंग का मीनिंग है कि कोई person, if any person is a eyewitness and you are making any threat to that person, आप किसी आदमी को धमकी दे रहे हैं जिसने उस अपराध को कारित करते हुए किसी व्यक्ति को देख लिया है, तो that is tampering। and disappearing means if you are eliminating the evidence, that is disappear। if it is possible that you might disappear or tampered with the evidence, he might be arrested। Other case is to prevent such person from making any inducement, threat
और प्रोमिस टू एनी पर्सन, कोई व्यक्ति है जो आपकी खिलाफ कुछ बोल सकता है तो आप उसके खिलाफ टीआईपी यूज कर सकते हैं, थ्रेट, इंड्यूसमेंट एंड प्रोमिस। इन दैट केस, and the next is, as unless such person is arrested, his presence in the court whenever required cannot be ensured, कि जब कभी भी कोर्ट में इस व्यक्ति की आवश्यकता होगी तो संदेह है कि ही विल नॉट अपीयर, कि कभी भी वह कोर्ट में पेश नहीं होगा। एंड द पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड while making such arrest his reasons in writing. This is the very important thing what the police officer has to do, कि पुलिस ऑफिसर shall record the reasons, कि आप अरेस्ट क्यों करना चाहते हैं, इसके लिए आप एक रीजनिंग ऑर्डर लिखें कि why do you want to make this arrest, क्या हो सकता है। Provided that, एक provisional clause है that is inserted in 2010, and that is provided that a police officer shall, in all cases where the arrest of a person is not required under the provisions of this subsection, record the reasons in writing for not making the arrest. Both the duties are complementary and supplementary to each other. कि आप जब अरेस्ट कर रहे हैं तो भी आप बताएं कि why you are making an arrest, and whenever you are not arresting any person, in that case as well you are to write a रीजनिंग ऑर्डर, कि आप उस समय भी एक रीजनिंग ऑर्डर लिखें कि आप ये अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, इफ आई एम टू टॉक अबाउट द क्लॉज बी, अगर रीजनेबल इंफॉर्मेशन, सस्पिशन या कोई कंप्लेंट किसी भी पर्सन के खिलाफ नहीं है, and even after that you are arresting any person, तो in that case that arrest is illegal। किसी भी कंप्लेंट, इंफॉर्मेशन या सस्पिशन के बगैर जो भी गिरफ्तारियां हैं वो सभी अवैध हैं, कानून के खिलाफ है, इलीगल है। The other case in which a police may arrest without warrant is against whom credible information has been received that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years, whether with or without fine or with death sentence, and the police officer has reason to believe on the basis of that information that such person has committed that offence. Keep the two things in mind. In clause B, we have seen that police officer may arrest a person where the imprisonment for a cognizable offence may extend up to 7 years. The same condition is in BA, clause BA. लेकिन यहां कंडीशंस नहीं है, 7 years और डेथ सेंटेंस, कि कोई ऐसा ऑफेंस कारित कर दिया है जिसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो 7 years या डेथ सेंटेंस तक हो सकती है। इन दैट केस a police officer may arrest without warrant. क्यों? क्लॉज बी में था अप टू 7 years, तो आपको आवश्यकता थी, यू आर बाउंड टू मेक अ रीजनिंग ऑर्डर, लेकिन यहां क्या है, मोर देन 7 years, और दैट माइट इंक्रीज अप टू डेथ सेंटेंस। Clause C is who has been proclaimed as an offender either under this code or by order of the state government. अगर किसी आदमी को पीओ घोषित कर दिया गया है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया गया है, और वो पीओ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहाँ डिफाइन है, दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 42 टू 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 42
सेक्शन 40 and section 82 of the CRPC. Keep this thing in mind. Now, in whose possession anything is found which may reasonably be suspected to be a stolen property. किसी आदमी को पकड़ लिया गया है और ऐसा विश्वास है पुलिस ऑफिसर को कि उन चीजों के लिए उसने कोई या वो चीजें स्टोलन है, चोरी से प्राप्त की हुई है. इन दैट केस ही मे बी अरेस्टेड विदाउट वारंट. क्लॉज ई, हु ऑब्स्ट्रक्ट अ पुलिस ऑफिसर वाइल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी. कि किसी पुलिस ऑफिसर को रोक दिया जाता है कि जब वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा होता है. और हु हैज एस्केप्ड और अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी. या कोई व्यक्ति लॉफुल कस्टडी से बचने की कोशिश करता है, हिरासत से भागने की कोशिश करता है. इन दैट केस ही माइट बी अरेस्टेड. एंड नेक्स्ट इज हु इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डेजर्टर फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस. कि तीनों सेनाओं में से कोई भी व्यक्ति अगर भगोड़ा है तो दैट माइट बी अरेस्टेड अंडर दिस सेक्शन. Who has been concerned in or against whom a reasonable complaint has been made or information has been received or a suspicion exists of having been concerned in any act committed any place out of India. अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में शामिल है, ऐसे अपराध में शामिल है जो भारत से बाहर किया गया है, लेकिन वो अगर भारत में किया जाता तो भी एक अपराध होता. इन दैट केस ही माइट बी अरेस्टेड इन इंडिया. उसको भारत में गिरफ्तार किया जा सकता है. हु बीइंग ए रिलीज्ड कन्विक्ट कमिट्स अ ब्रीच ऑफ एनी रूल अंडर सेक्शन सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 356. इसी कोड के सेक्शन 356 के सबसेक्शन 5 को अगर कोई ब्रीच करता है तो ही माइट बी अरेस्टेड. द लास्ट इज for whose arrest any requisition whether written or oral has been received from another police officer. कि एक एरिया का कोई पुलिस ऑफिसर किसी दूसरे एरिया के पुलिस ऑफिसर को एक रिक्विजिशन भेजता है, एक डिमांड भेजता है. दैट माइट बी इन ओरल और रिटन. वो मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी हो सकती है. क्या रिक्विजिशन है? उसमें लिखा है कि आप जेड नाम के किसी व्यक्ति को पकड़े, गिरफ्तार करें, अरेस्ट करें. तो इन दैट केस अगर दूसरे पुलिस ऑफिसर को लगता है कि जेड नाम का कोई व्यक्ति विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है तो ही माइट अरेस्ट जेड. देखिए, यद्यपि एक्स जो है ही वॉज लायबल टू अरेस्ट जेड, ये जिम्मेवारी एक्स की थी कि वो जेड को अरेस्ट करें, लेकिन वाई भी इसको अरेस्ट कर सकता है अगर इस तरह की कोई डिमांड है, रिक्विजिशन है. नाउ इज सबसेक्शन 2. सबसेक्शन 2 इज कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 42. you know very well, as I think, the meaning of this phrase, that is subject to the provisions of section 42 of this code, that is CRPC. CRPC के अधीन रहते हुए किसी भी व्यक्ति को अगर उसने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो अरेस्ट नहीं किया जाएगा. सबसेक्शन 2 सेज कि इन द केस ऑफ a person who has committed a non-cognizable offense, he shall not be arrested. non-cognizable केस में किसी को भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा. कैसे? विदाउट वारंट. लेकिन ये जो बात कही गई है दैट इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 42 ऑफ द सीआरपीसी. ये जो अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ये बात
सेक्शन 42 सीआरपीसी के सब्जेक्ट टू है, उसके अधीन है। अगर 42 की कोई बात उसको अरेस्ट के लिए अलाउ करती है तो इवन इन द केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ए पर्सन माइट बी अरेस्टेड। Subsection 2 says, subject to the provisions of section 42, no person concerned in a non-cognizable offence or against whom a complaint, credible information or suspicion exists of having so concerned shall be arrested except under a warrant or order of a magistrate। कि किसी भी व्यक्ति को नॉन कॉग्निजेबल के केस में अंडर वारंट ही अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन ये बात सेक्शन 42 सीआरपीसी के सब्जेक्ट टू है, अधीन है। खैर, while we shall discuss subsection section 42 of the CRPC, then we would tell all these things that are subject to in detail. Now I am going to discuss some advanced discussion on the section 41 of the CRPC. That is, the very first thing is that section 41 of the CRPC is not an exhaustive प्रोविजन। कि धारा 41 ऑफ जो सीआरपीसी की है वो अपने आप में संपूर्ण नहीं है। इसके अलावा भी बहुत से कानून हैं, जैसे आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, जिनमें अरेस्ट के बारे में प्रावधान है। अगर उन कानूनों में कोई अपराध हुआ है तो आप उन्हें भी ध्यान में रखें। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जॉस्टिव, क्योंकि वो एक्ट, आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोजिव एक्ट, एनडीपीएस एक्ट भी पुलिस ऑफिसर्स को पावर ग्रांट करते हैं फॉर अरेस्ट। नाउ willful excess or unjustifiable use of power under section 41 by the police officer। अगर पुलिस ऑफिसर कोई जरूरत से ज्यादा पावर या फोर्स यूज करते हैं तो वो आईपीसी सेक्शन 220 में पुनिशेबल है। सेक्शन 220 आईपीसी। Now a question arises, what about the illegality of the arrest? अगर कोई अरेस्ट इलीगल है तो what shall be the effect? The answer is no effect on the trial। कि अरेस्ट की इलीगलिटी का ट्रायल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। The next question is whether a village चौकीदार is a police officer। No, village चौकीदार is not a police officer। Now, when a case कि whether the arrest was legal or illegal, कि जो गिरफ्तारी थी वो सही थी या गलत थी, अगर इस तरह का कोई मामला आता है तो on whom the burden of proof would lie। तो ये burden of proof किसके ऊपर होगा? रीजनेबिलिटी प्रूव करने का जो बर्डन ऑफ प्रूफ है दैट इज अपॉन पुलिस। ये बर्डन पुलिस ऑफिसर के ऊपर होगा कि ये जो गिरफ्तारी थी ये सही थी, लीगल थी। नाउ एस्केप फ्रॉम द पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी से भागना एक अपराध है, एक ऑफेंस है। दैट इज अंडर 186, 224, 225 ऑफ द आईपीसी। कीप दिस थिंग इन माइंड। 186, 224 एंड 225 आईपीसी, ये धाराएं आप आईपीसी से देख लें। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ केस लॉ। और केस लॉ क्या है? केस लॉ इज all about, the name of the case is Pawan Kumar versus Delhi administration। This case law is a very important
that is about independent witness. इस केस में कोर्ट ने कहा है कि कोई अरेस्ट या सीजर के वक्त अगर पुलिस ऑफिसर्स कोई इंडिपेंडेंट विटनेस उस सीजर या अरेस्ट के लिए नहीं लेते हैं तो उस केस में ऑथेंटिसिटी ऑफ अरेस्ट और सीजर वुड लूज। कि अरेस्ट या सीजर की ऑथेंटिसिटी खत्म हो सकती है अगर किसी केस में पुलिस ऑफिसर उपस्थित लोगों में से किसी एक या दो व्यक्ति को कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं बनाते हैं। मीनिंग देयर बाय एट द टाइम ऑफ अरेस्ट और सीजर पुलिस को कोई इंडिपेंडेंट विटनेस बनाना होगा। किस लिए? ताकि उस अरेस्ट की, गिरफ्तारी की या सीजर की सामान जब्त करने की ऑथेंटिसिटी बनी रहे, ताकि उसके लिए हम कह सकें कि ये वैध था, अवैध नहीं है। आई थिंक इन दिस वे नाउ वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू is that section 41 of the CRPC to be read with section 151 of the CRPC. Keep this thing in mind कि आप 41 CRPC को 151 CRPC के साथ जोड़कर पढ़ें। I think in this way we have discussed section 41 of the CRPC well. Enjoy the lecture. Thank you.